आपको ये कहानी बहुत अच्छी बिटिया लगेगी, का खुद भी पावर सुने हाउस। औरों को भी सुनाएं। शशिकांत जी की दो संतान हैं, बेटा आलोक और बेटी सोम्या। आलोक सोम्या से 6-7 साल बड़ा है। घर में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, मगर 5 साल पहले शशिकांत जी की पत्नी सुमन जी की तबीयत अचानक काफी खराब रहने लगी। जांच कराने पर पता चला कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर है, जो काफी फैल चुका है। काफी इलाज कराने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब उन्हें लगने लगा कि अब वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी, तो एक दिन अपने पति से बोली, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। सौम्या अभी 15-16 वर्ष की है और घर संभालने के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। मैं अपनी आंख बंद होने से पूर्व इस घर की जिम्मेदारी अपनी बहू को देना चाहती हूँ। आप जल्दी से आलोक की शादी करा दीजिए। शशिकांत जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे जल्द ठीक हो जाएंगी और जैसा वे अपने बारे में सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद सुमन जी को यह आभास हो गया था कि अब उनकी जिंदगी की घड़ियां गिनती की रह गई हैं, इसलिए वे पति से आग्रह करते हुए बोली, ठीक है, यदि अच्छी हो जाऊंगी तो बहू के साथ मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन आलोक के लिए बहू ढूंढने में कोई बुराई तो है नहीं। मुझे भी तसल्ली हो जाएगा कि मेरा घर अब सुरक्षित हाथों में है। शशिकांत जी ने सुन रखा था कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय का आभास हो ही जाता है। अतः बीमार पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने आलोक के लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन आलोक का मित्र रोहन अपनी बहन अंजलि के साथ उनके घर आया। आलोक ने उन दोनों को अपनी मां से मिलवाया। जब तक आलोक और रोहन आपस में बातचीत में मशगूल रहे, अंजलि सुमन जी के पास ही बैठी रही। उसका उनके साथ बातचीत करने का अंदाज, उनके लिए उसकी आंखों में लगाव देखकर शशिकांत जी ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें आलोक के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुमन जी से अपने मन की बात शशिकांत जी को बताई, जिसे सुनकर सुमन जी के निस्तेज चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वे बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आलोक को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से आलोक और अंजलि की शादी तय हो गई। शादी के बाद जब मायके से विदा होकर अंजलि ससुराल आई तो सुमन जी उसके हाथ में सौम्या का हाथ देते हुए बोली, अंजलि, मैं मूल दिखाई के रूप में तुम्हें अपनी बेटी सौंप रही हूँ। मेरे जाने के बाद इसका ध्यान रखना। अंजलि भावुक होकर बोली, मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। बेटा, सबको एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन यदि तुम मुझे यह वचन दे सको कि मेरे जाने के बाद तुम सौम्या का ध्यान रखोगी, तो मैं चैन से अंतिम सांस ले पाऊंगी। मान जी, आप विश्वास रखिए। आज से सौम्या मेरी नंद नहीं, मेरी छोटी बहन है। बेटे के विवाह के 1-2 महीने के अंदर ही बीमारी से लड़ते लड़ते सुमन जी की मृत्यु हो गई। अंजलि हालांकि उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरे मन से निभाया। उसने सौम्या को कभी अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी सगी बहन से बढ़कर ही समझा। बड़ी होती सौम्या का वह वैसे ही ध्यान रखती जैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का रखती है। वह अक्सर सौम्या से कहती, बड़ी भाभी, बड़ी बहन और माँ में कोई भेद नहीं होता। सौम्या के विवाह योग्य होने पर आलोक और अंजलि ने उसकी शादी खूब धूमधाम से कर दी। विवाह में कन्यादान की रस्म का जब समय आया, तो शशिकांत जी ने मंडप में उपस्थित सभी लोगों के सामने कहा, कन्यादान की रस्म मेरे बेटे बहू ही करेंगे। विवाह के बाद विदा होते समय सौम्या अंजलि से चिपक कर ऐसे रो रही थी जैसे वह अपनी माँ से गले लगकर रो रही हो। नंद भाभी का ऐसा मधुर संबंध देखकर विदाई की बेला में उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुशी से नम हो आईं। सौम्या शादी के बाद ससुराल चली गई। दूसरे शहर में ससुराल होने के कारण उसका मायके आना अब कम ही हो पाता था। उसका कमरा अब खाली रहता था, लेकिन उसकी साज सज्जा, साफ सफाई अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे लगता हो कि वह अभी यहीं रह रही हो। आलोक के ऑफिस से लौटने के बाद अंजलि अपने और आलोक के लिए शाम की चाय सौम्या के कमरे में ही ले आती, ताकि उस कमरे में वीरानगी न पसरी रहे और उसकी छत और दीवारें भी इंसानी सांसों से महकती रहे। एक दिन पड़ोस में रहने वाले राम बाबू शशिकांत जी के घर आए। बातों बातों में वे उनसे बोले, आपकी बिटिया अब अपने घर चली गई है। उसका कमरा तो अब खाली ही रहता होगा। आप उसे किराए पर क्यों नहीं दे देते? कुछ पैसा भी आता रहेगा। ये बातचीत अभी हो ही रही थी कि उसी समय अंजलि वहां चाय देने आई। नंद से मातृतुल्य प्रेम करने वाली अंजलि को राम बाबू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उनसे सम्मानपूर्वक किंतु दृढ़ता से बोली, अंकल,
क्या शादी के बाद वही घर बेटी का अपना घर नहीं रह जाता, जहां उसने चलना सीखा हो, बोलना सीखा हो और जहां तिनका तिनका मिलकर उसके व्यक्तित्व ने साकार रूप लिया हो। अकाल, बेटी पराया धन नहीं बल्कि ससुराल में मायके का सृजनात्मक विस्तार है। शादी का अर्थ यह नहीं है कि उसके विदा होते ही उसके कमरे का इंटीरियर बदल दिया जाए और उसे गेस्ट रूम बना दिया जाए या चंद पैसों के लिए उसे किराए पर दे दिया जाए। बहू, तुम जो कह रही हो वह ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता से मुंह मोड़ लेना कहाँ की समझदारी है। अंकल, रिश्तों में कैसी व्यवहारिकता? रिश्ते कंपनी की कोई डील नहीं है कि जब तक क्लाइंट से व्यापार होता रहे तब तक उसके साथ मधुर संबंध रखें और फिर संबंधों की तशरीह कर ली जाए। व्यवहारिकता का तराजू तो अपनी सोच को सही साबित करने का उपक्रम मात्र है। तब राम बाबू बोले, लेकिन इससे बेटी को क्या मिलेगा? अंकल, मायका हर लड़की का पावर हाउस होता है जहां से उसे अनवरत ऊर्जा मिलती है। वह केवल आश्वस्त होना चाहती है कि उसके मायके में उसका वजूद सुरक्षित है। वह मायके से किसी महंगे उपहार की आकांक्षा नहीं रखती और न ही मायके से विदा होने के बाद बेटियां वहां से चंद पैसे लेने आती हैं, बल्कि वे हमें बेशकीमती शुभकामनाएं देने आती हैं, हमारी संकटों को टालने आती हैं, अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नजर से देखने आती हैं। ससुराल और गृहस्थी के आकाश में पतंग बन उड़ रही आपकी बिटिया बस चाहती है कि विदा होने के बाद भी उसकी डोर जमीन पर बने उस घरौंदे से जुड़ी रहे जिस में बचपन से लेकर युवावस्था तक के उसके अनेक सपने अभी भी तैर रहे हैं। इसलिए हमने सोम्या का कमरा जैसा था वैसा ही बनाए रखा है। ये घर कल भी उनका था और हमेशा रहेगा। राम बाबू बोले, लेकिन कमरे से क्या फर्क पड़ता है? मायके आने पर उसकी इज्जत तो होती ही है। अंजलि बोली, अंकल, यही सोच का अंतर है। बात इज्जत की नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन की है। लड़की के मायके से ससुराल के लिए विदा होते ही उसका अपने पहले घर पर से स्वाभाविक अधिकार खत्म सा हो जाता है। इसीलिए विवाह के पहले प्रतिदिन स्कूल कॉलेज से लौटकर अपना स्कूल बैग लेकर सीधे अपने कमरे में घुसने वाली वही लड़की जब विवाह के बाद ससुराल से मायके आती है तो अपने उसी कमरे में अपना सूटकेस ले जाने में भी हिचकिचाती है, क्योंकि दीवारें और छत तो वही रहती है मगर वहां का मंजर अब बदल चुका होता है। लेकिन उसी घर का बेटा यदि दूसरे शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रह रहा हो तो भी यह मानते हुए कि यह उसका अपना घर है, उसका कमरा किसी और को नहीं दिया जाता। आखिर यह भेदभाव बेटी के साथ ही क्यों, जो कुछ दिन पहले तक घर की रौनक होती है? यदि संभव हो तो बिटिया के लिए भी उस घर में वह कोना अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जहां नन्ही परी के रूप में खिलखिलाने से लेकर एक नई दुनिया बसाने वाली एक नारी बनने तक उसने अपनी कहानी अपने माँ पिता, भाई बहन के साथ मिलकर लिखा हो। हर लड़की की पीड़ा को स्वर देती हुई अंजलि की दर्द में डूबी बात को सुनकर राम बाबू को एक बारगी कट सा लगा। उन्हें पिछले दिनों अपने घर में घटित घटनाक्रम की याद आ गई, जब उनकी बेटी दीपा अपने मायके आई थी। वे बोले, बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। परसों मेरी बिटिया दीपा ससुराल से मायके आई थी। यहाँ आने के बाद उसका सामान उसके अपने ही घर के ड्राइंग रूम में काफी देर ऐसे पड़ा रहा, जैसे वह दीपा का नहीं बल्कि किसी अतिथि का सामान हो। बेटा अपना, बेटी पर आई, जैसी बात को बचपन से अब तक सुनते आए हमारी मनोभूमि वैसी ही बन जाती है और इसी भाव ने दीपा को कब चुपके से घर की सदस्य से अपने ही घर में अतिथि बना दिया, उस मासूम को पता ही नहीं चला। पता नहीं क्यों मैंने उसका कमरा किसी और को क्यों दे दिया। यदि सोम्या की तरह दीपा का कमरा भी उसके नाम सुरक्षित रहता तो वह भी पहले की भांति सीधे अपने कमरे में जाती, जैसे कॉलेज ट्रिप से आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में अपनी दुनिया में चली जाती थी। ये बोलते हुए उनकी आंखें भर आईं और गला अवरुद्ध हो गया। वे रुमाल से अपना चश्मा साफ करने लगे। अंजलि तुरंत उनके लिए पानी का गिलास ले आई। पानी पीकर गला साफ करते हुए राम बाबू बोले, बहू, उम्र में इतनी छोटी होने पर भी तुमने मुझे जिंदगी का एक गहरा पाठ पढ़ा दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अंजलि बोली, अंकल, यदि आप मुझे शुभकामनाएं स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो आप घर जाकर दीपा से कहिए कि तुम अपने कमरे को वैसे ही सजाओ जैसे तुम पहले किया करती थी। मैं आज बचपन वाली दीपा से फिर से मिलना चाहता हूँ। यही मेरे लिए आपका उपहार होगा। राम बाबू बोले, बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसी बहू हो वहाँ बेटी या नंद को ही नहीं बल्कि हर किसी को रहना पसंद होगा और आज से दीपा का पावर हाउस भी काम करने लगा है। वह उसे निरंतर ऊर्जा देता रहेगा। राम बाबू की बात को सुनकर शशिकांत जी और अंजलि मुस्कुरा पड़े।
खुशियों के इंद्रधनुष की रुपहली आभा शशिकांत जी के घर से राम बाबू के घर तक फैल चुकी थी। मेरे चैनल को पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।